ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप एच सी पर होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 एक बार पढ़ लें। 20 तक तो हो गया था, राइट? आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए? ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच मैक्सिमम फोर्स अप्लाई बाय मैन ऑन द स्ट्रिंग सो दैट दिस बोर्ड डज नॉट स्लाइड, राइट? या स्लिप, व्हाट एवर, जो भी, राइट? तो मैंने सिचुएशन को देखा और उसके बाद मैंने फ्री बॉडी डायग्राम मैन का बनाया। देखिए, तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम सही से बना हुआ है। मैन स्ट्रिंग पे अगर फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग भी तो मैन पे लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, करेक्ट? उसके बाद मैन का एक वेट हो गया और मैन पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक बोर्ड लगाएगा, जिस बोर्ड पे मैन खड़ा है, राइट? अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोर्ड का बना रहे हैं। तो बोर्ड पे कौन सा फोर्स? मैन भी तो बोर्ड पे लगाएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर बोर्ड मैन पे लगा रहा है तो मैन भी बोर्ड पे लगाएगा N1, फिर mg, और N2 कौन लगाएगा? जिस पे बोर्ड रखा हुआ है, जिस सरफेस पे, राइट? ओके, और ए क्या रहेगा? टेंशन। क्यों? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, एग्री? तो इस बोर्ड का टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर रहेगा? तो सर बोर्ड का टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग टुवार्ड्स राइट रहेगा, तो एफ एस किधर लगेगा? टुवार्ड्स लेफ्ट लगेगा, करेक्ट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, अब यहाँ पे ए मैन और बोर्ड दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो मैन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिख सकते हैं? एन1 प्लस टी इक्वल टू एम जी। तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस टी। किसी को प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट बोर्ड के लिए अगर बात करते हैं तो बोर्ड के लिए भी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट? तो बोर्ड का अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप केयर करते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं N2 प्लस एम जी इक्वल टू N1। तो N2 के लिए क्या हो जाएगा? N1 माइनस एम जी। लिख तो सही है, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, N1 प्लस एम जी N2 इक्वल टू N1 प्लस एम जी, राइट? और N1 का वैल्यू तो आपके सामने है ना, क्या इसको यहाँ पे N2 के बदले ये लिख दें? एम जी, यस। नहीं, अटेंडेंस नहीं लिया, बाद में लेंगे, पहले क्लास कर लेते हैं। पाँच मिनट पहले ज्वाइन करके रेडी रहिएगा, या 2-3 मिनट अगर हो सके तो उससे हम लोग थोड़ा सा ये वाला टाइम बचा सकते हैं। एनीवे, N1 इक्वल टू एम जी माइनस टी लिख सकते हैं। तो ए हो गया N2, और उसके बाद ये किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ सर? ये आप बोर्ड के लिए कर रहे हैं, राइट? एक क्वेश्चन सेकंड हो गया। इस डायग्राम को हटाएं, मेन डायग्राम को।
अब सारे फोर्स को बोर्ड के लिए ही, सारे फोर्स को टुवर्ड्स राइट कीजिए, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, या ऐसे लिख सकते हैं टी अब माइनस एफ एस इक्वल टू 0, मतलब एफ एस इक्वल टू टी। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। फॉर व्हाट? एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, किसके लिए? फॉर नॉट स्लाइडिंग। और एफ एस के बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे? टी। और टी शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स कितना? म्यू इंटू एन टू। जिसके बीच का एफ एस निकालना है उसी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना है। तो यहाँ एफ एस हम लोग किसका बात कर रहे हैं? बोर्ड और सरफेस का, बोर्ड और सरफेस का, राइट। तो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू, और एन टू का वैल्यू मेरे सामने है एम जी माइनस टी अब प्लस एम जी। तो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी अब माइनस म्यू टी। इसको इस तरफ ले आइए, 1 प्लस म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी, देन टी शुड बी लेस देन इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी और डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। बट यहाँ से जो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू मिला फॉर स्लाइडिंग या फॉर नॉट स्लाइडिंग, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन फॉर नॉट स्लाइडिंग, राइट। और टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो मैन लगा रहा था रोप पे। मैन जितना बड़ा फोर्स से पुल करेगा, स्ट्रिंग भी उतना ही बड़ा फोर्स से पुल कर रहा था। तो मैं जो टेंशन जो स्ट्रिंग में क्रिएट हुआ वो एक्चुअली क्रिएट कौन कर रहा था? दैट टेंशन क्रिएटेड बाय मैन, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये स्लाइड करने के लिए अगर नहीं स्लाइड करने के लिए मैक्सिमम है तो नहीं लगता कि ये स्लाइड करने के लिए मिनिमम हो जाएगा। तो यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर है, आंसर है ना। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 21 सॉल्व। सब लोग 22 ध्यान से पढ़िए। इस टाइप का क्वेश्चन तो स्टूडेंट क्लास में बहुत लिया हूँ 2 ब्लॉक सिस्टम में, अगर आप लोग को याद होगा तो, राइट। क्या 22 बनाने का रिक्वायरमेंट है? भाई इस टाइप का प्रॉब्लम कम से कम 5-6 लिया हूँ 2 ब्लॉक सिस्टम। मुझे लगता है कि आप सबसे बन गया होगा। इसमें क्या बताए थे कि सबसे पहले हम लोग सपोज करते थे लेट अस सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर, राइट। और उसके बाद क्या निकालते थे? एफ एस का वैल्यू। अगर वो एफ एस का वैल्यू एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो गया इसका मतलब हम लोग रॉन्ग हो गए, और अगर उससे कम रहा मतलब राइट है, राइट।
इसलिए क्या आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लीव कर सकता हूँ, क्योंकि इस 2 ब्लॉक सिस्टम में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूँ। ओके इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग सब लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले जो मैं जहाँ पे पढ़ाया हूँ उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कुछ लिखवा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 सब लोग देखेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A1 A2 A3 of 3 block shown in figure. If a horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block, 3 kg block and 7 kg block, मतलब 1 by 1 सब पे लगाना है, राइट। इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, इसको M3 मान लेते हैं, और या इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, राइट। μ2 इक्वल टू व्हाट 0.3, और ए कितना दिया हुआ है μ1 इक्वल टू 0.2, करेक्ट। और 10 न्यूटन का ही लगाना है 1 by 1 तीनों पे। तो पहला केस मानते हैं कि M1 पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं सपोज करता हूं कि ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। फर्स्ट विल बी सपोज दैट व्हाट ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। फर्स्ट बी सपोज दैट, आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज, मैं डायरेक्टली मान लिया। पर सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ, लेट अस सपोज ऑल आर मूविंग टुगेदर, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो अगर इफ ऑल आर मूविंग टुगेदर, इफ ऑल आर मूविंग टुगेदर, इसका मतलब इसको सिंगल बॉडी के जैसा ट्रीट करेंगे, राइट। देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका कितना केजी मास था, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3, हाउ मच 12 केजी हो गया ना, मतलब 10 बाई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये तो हम लोग सपोज किए हैं, अब हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि सच में साथ में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका प्रूफ करने का तरीका, तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते, यहाँ देखते हैं। और इन यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि M2 और M3, अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, 3 इतना टफ आपको नीट में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मेडिकल वाले बच्चे ऐसे ही खुश रहिए, बट लेकिन देख लीजिए, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं तो शायद देर इज ए पॉसिबिलिटी कि ए इस पे स्लाइड करे और ए इस पे स्लाइड करे, राइट। ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं इन 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 दोनों के बीच का, और अगर इन दोनों को एक सिस्टम मानते हैं, लेट अस सपोज अगर हम लोग M2 और M3 इन दोनों को अगर एक सिस्टम मानते हैं, तो कौन कौन सा फोर्स, तो M2 और M3 पे कौन सा फोर्स लगेगा, M2 प्लस M3 एज ए सिस्टम। तो सर M2 और M3 को एज ए सिस्टम मानने का क्या वजह है, तो कॉमन मान लिया, लेट अस सपोज ऑल आर मूविंग टुगेदर, करेक्ट। जो टू यस, अब मुझे प्रूफ तो करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये M1 और M2 साथ में है या नहीं है, राइट। जैसे कैसे 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए करते थे,
टू ब्लॉक सिस्टम में भी तो ऐसे ही चलते थे, राइट। तो लेट अस सपोज M2 प्लस M3 एज ए सिस्टम, तो M2 और M3 एज ए सिस्टम है और साथ में ये भी मान रहे हैं कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो M2 और M3 पे कौन सा फोर्स, M2 और M3 का मोशन किसकी वजह से हो रहा है? तो M2 और M3 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो फोर्स के नाम पे तो यही लग रहा है M2 प्लस M3 इंटू जी। और क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। जब इसको सिस्टम मान रहे हैं तो इसके बीच का इंटरनल फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और इफ ऑल आर मूविंग टुगेदर तो M2 और M3 एज ए सिस्टम का भी वही एक्सेशन रहेगा जो M1 M2 M3 का कंबाइंड वे में था, राइट। बट इसके पे कोई तो फोर्स रहेगा। ये अगर मूविंग टुगेदर इन राइटवर्ड डायरेक्शन तो ऑब्वियसली टुवार्ड्स राइट कोई फोर्स रहेगा। बट टुवार्ड्स राइट कौन सा फोर्स रह सकता है? Fs ओनली, राइट। बट फ्रिक्शन में कौन सा? Fk या Fs? सर Fs, क्योंकि Fk हो गया तो साथ साथ नहीं मूव करेगा, राइट। तो Fs इक्वल टू क्या लिखें सर? Fs इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए लिख दीजिए, राइट। और M2 प्लस M3 मतलब कितना? 10 इंटू 10/12, करेक्ट। एक्सेशन तो ही माने हैं। कितना हो जाएगा? 100/12 मतलब कितना? 25/3। हाउ मच? निकाल सकते हैं ना। 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 33 न्यूटन। अब इस Fs को हम लोग Fs मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं। किसके Fs मैक्स का? सर M2 और M1 और M2 के बीच का मैक्सिमम Fs क्या हो सकता था, राइट। तो M1 और M2 के बीच का मैक्सिमम Fs क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो सर एक काम कीजिए ना कि M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कितना हो जाएगा? M1G, और इसके बीच का N1 मानते हैं, और इस पर एक फोर्स लग रहा था, कौन सा? 10 न्यूटन, जो एक्सटर्नल फोर्स है। आप लोग को बोर्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर इस पे Fs टुवार्ड्स राइट है तो इस पे Fs टुवार्ड्स लेफ्ट रहेगा, राइट। बट हम लोग को मुझे सिर्फ N1 से वैल्यू से N1 से मतलब है, तो क्या N1 इक्वल टू M1G बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो Fs मैक्स बिटवीन M1 एंड M2 इक्वल टू म्यू1 N1 म्यू1 कितना? 0.2। N1 कितना स्टूडेंट? 20 ना। तो 0.2 इंटू 20 हाउ मच? 4 न्यूटन। तो यहाँ पे जो Fs मैक्स है वो 4 न्यूटन है, और वहाँ पे Fs आया है 8.33 न्यूटन। तो क्या एक पॉसिबल है? इसका मतलब Fs यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हो गया? Fs मैक्स। इसका मतलब एक बात तो डैम श्योर हो गया कि M1 एंड M2 बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, राइट। मतलब एक चीज हम लोग प्रूफ कर लिए कि M1 M2 बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। चलिए यहां तक लिख लीजिए, और यहाँ लिखिए फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट M1 एंड M2 बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। M1 एंड M2 बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। ये बढ़िया प्रॉब्लम है। इसको हटाएं। ओके। इसका मतलब स्टूडेंट M1 साथ साथ मूव करेगा या अलग मूव करेगा? डैम श्योर सर अलग मूव करेगा। तो पहले M1 का निकाल लेते हैं, अलग मूव करेगा तो, राइट।
देखिए अभी हम लोग M2 और M3 के बारे में श्योर नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज बनाया कि M1 आर मूविंग विथ डिफरेंट एक्सेलेरेशन एज कंपेयर टू M2 एंड M3। ओके, तो अब यहाँ पे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, और मुझे करेक्ट कीजिएगा M1G N1, और क्या इस पे FK1 लिख सकते हैं? इज इट करेक्ट? तो सर FK1 क्यों? तो भाई आप लाइब्रेरी में जाते हैं और 3 बुक रखा हुआ है, राइट? सबसे ऊपर वाले बुक को अगर पुल करते हैं तो नहीं लगता कि वो सब आगे आएगा, तो उस ऐसे रखा हुआ है 1 2 3, इसको पुल कर रहे हैं, तो इसका स्लाइडिंग अगर इस पर होगा, इसके वजह से ही, इस पर पुल करने की वजह से ही तो ये अगर आगे जाएगा तो इसके वजह से जाएगा, राइट? इसका मतलब अगर इसका स्लाइडिंग होगा इस पे, तो क्या है इसका, इस M1 का स्लाइडिंग M2 पे पीछे की तरफ होगा या आगे की तरफ होगा? ऑब्वियसली आगे की तरफ, राइट? और अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव अगर इन M1 और M2 के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग है, तो डैम सर इस पर फोर्स ऑफ काइनेटिक फोर्स किधर रहेगा? टुवार्ड्स लेफ्ट लगेगा। देख तो मेरा डायग्राम सही है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। तो क्या डायरेक्टली एक्सेलरेशन इक्वल टू F माइनस FK1 डिवाइडेड बाई M1 कर दें? थोड़ा टाइम बच जाएगा। और F कितना? 10, और FK1 कितना? सर म्यू, और अगर म्यू को डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया हुआ है कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक, अगर नहीं दिया हुआ है तो दोनों के लिए एक ही से काम चलाइए, राइट? तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिखे 0.2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2? सही तो लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यहां तक आइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर पे फोर्स लगाकर, आपके लिए छोड़ूंगा, आप इस पे खुद से सॉल्व कर लेंगे जैसे मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एक का आपको सिखा रहा हूँ, बाकी दोनों को आपको करना पड़ेगा, होगा? ठीक है, इस तरफ हटाएं शुभांकर, ठीक है। इसका मतलब M1 का तो कहानी खत्म, बट M2 और M3 के बीच में M2 और M3 साथ साथ मूव करेगा नहीं करेगा ये तो नहीं पता है। अब सबसे बढ़िया बात यह हो गया, M2 प्लस M3 को एक साथ देखिए। M2 और M3 अगर मूव करेगा भी, किसके वजह से करेगा बताइए? तो कौन सा फोर्स की वजह से कर सकता है? सर M1 जो लगाएगा, राइट? तो M1 जो लगा M2, राइट? यहां देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया है। तो नहीं लगता कि सर ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम हो गया जिसमें हम लोग इस पर एक फोर्स लगाते थे, राइट? अब यही फोर्स यहां पे न लग के इसके अपर सरफेस पर लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? जिसका नाम FK1 है, राइट? अब हम लोग फिर से यहां पे सपोज करेंगे, लेट अस सपोज ड्यू टू दिस FK1 M2 और M3 आर मूविंग टुगेदर। क्या बोलेंगे? लेट अस सपोज M2 एंड M3 आर मूविंग टुगेदर, पहले मान लेंगे इस फोर्स की वजह से, और तब कॉमन एक्सेलरेशन M2 और M3 का निकालेंगे, और फिर इसके बीच का Fs निकालेंगे, करेक्ट? अगर उस Fs का वैल्यू Fs मैक्स के से इसके बीच का Fs का वैल्यू, अगर इन दोनों के बीच का Fs मैक्स से अगर कम हो गया मतलब वी आर करेक्ट, अगर कम नहीं हुआ तो फिर से सेम स्टोरी, तब इसके बीच में भी स्लाइडिंग रहेगा, राइट? समझे मैंने क्या बोला? तो चलिए, लेट अस सपोज M2 एंड M3 आर मूविंग टुगेदर, let us suppose M2 and M3 are moving together.
तब कॉमन एक्सेशन क्या हो जाएगा इन दोनों का? सर Fk1 डिवाइडेड बाई कितना था? 7+3 ना, 7+3 था राइट, इसका 3 kg 10 हो जाएगा। Fk1 कितना आया था? 4/10 मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3, मैं जानबूझ के M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। बोलिए M3 किसके वजह से मूव करेगा? अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली M3 पे भी एक राइटवर्ड फोर्स रहेगा। M3 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया M3G, ये हो गया N3 और ये रहेगा N2 और ये रहेगा Fs। अगर ये दोनों साथ साथ मूव कर रहा है तो इसके बीच का फोर्स काइनेटिक रहेगा या स्टैटिक रहेगा? स्टैटिक रहेगा राइट। और Fs इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? M3 इंटू ए राइट। और M3 कितना? सर 7 इंटू 0.4 करेक्ट, 2.8 न्यूटन, सही है ना। अब बस यहाँ पे इन दोनों के बीच में M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं M2 का, तो M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं M2 का, तो कौन कौन सा फोर्स? सर एक तो रहेगा N1, एक रहेगा M2G और एक रहेगा N2, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी बात करते हैं तो ये रहेगा Fk1 और ये रहेगा Fs। देखिए तो मैंने सही ड्रॉ किया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। ए और ए एक्शन रिएक्शन कपल, अगर सही से देख रहे होंगे तो चलिए। बट मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ N2 के लिए था, क्योंकि N2 पता चल जाएगा तो Fs मैक्स पता चल जाएगा बिटवीन M2 एंड M3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? तो M2 इक्वल टू हो जाएगा हाउ मच? N1 प्लस M2G। N1 कितना? सर M1G अब प्लस M2G, हाउ मच? 3 2 5 मतलब 50। तो N2 इक्वल टू 50। देन व्हाट इज द Fs मैक्स? Fs मैक्स जिस सरफेस का Fs मैक्स निकालते हैं उसी सरफेस के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स लेते हैं और उसी सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू कितना है M2 और M3 के बीच का? 0.3 इंटू 50, हाउ मच? 15 ना। तो Fs मैक्स है 15 न्यूटन और Fs आया है कितना? 2.1, मतलब सही है। अभी Fs मैक्स को क्रॉस नहीं किया है, इट मीन्स हम लोग का एजम्पशन करेक्ट हो गया। M2 एंड M3 आर मूविंग टुगेदर राइट। और M2 और M3 मूविंग टुगेदर विथ कॉमन एक्सेशन दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो आंसर होना चाहिए। बट एक क्वेश्चन का पूरा पार्ट सॉल्व किए हैं या क्वेश्चन का 1/3 अभी सॉल्व किए हैं? 1/3 अभी सबसे पहले अपर ब्लॉक पे लगाए, अब किस पे लगाएगा? बीच वाले पे, और फिर किस पे लगाना है? नीचे वाले पे। तो क्या बीच वाले और नीचे वाले के लिए आप खुद से जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ट्राई कर पाएंगे? ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मोटा मोटी एक रफ आइडिया। यस नहीं, हाँ, तो M2 और M3 को अगर बर्नल एक सिस्टम अगर मानते भी हैं, M2 और M3 को एक सिस्टम मान लिया राइट। और M2 M3 अगर आपस में अगर स्लाइड भी करते रहता तो इसके बीच का जो फोर्स काइनेटिक फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स ही रहता। उसके वजह से मुझे इन दोनों को एक साथ के लिए इन दोनों का ये सिस्टम मानकर, मेरा जो सिस्टम M2 M3 था उसमें मैंने इन दोनों को सिस्टम मान लिया। इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस इसके M2 के सरफेस पे M1 स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो निकालना था।
करेक्ट। इसलिए उस टाइम पे अगर इसके अंदर स्लाइडिंग होते भी रहता तो एफ के रहता इसके बीच में, M2 और M3 के बीच में, अब वो इंटरनल फोर्स नजर आते रहता, तो मेरा सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट ना? ओके बाकी इसका ट्राई कीजिए, इसमें टाइम लगेगा। आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मतलब फिर बीच वाले पे कीजिए, फिर लास्ट वाले पे कीजिए। करेक्ट। बट ये जो प्रॉब्लम है वो एडवांस का है, बहुत कम चांस है कि जेई मेन या नीट में क्वेश्चन 3 ब्लॉक का आएगा। आप लोग के लिए मैक्सिमम जेई मेन और नीट के लिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 2 ब्लॉक सिस्टम तक आ सकता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एनएलएम का जो असाइनमेंट दिया था उसमें आप लोग सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सबमिट किए थे या फ्रिक्शन का भी सबमिट किए थे? नहीं, एच सी वर्मा का बात कर रहा हूँ, एच सी वर्मा का, एच सी बी का, जहाँ तक हो पाया था। राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग 24 पढ़े हैं। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट सब लोग पढ़ लीजिए, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, और जब ए बोल रहे हैं तो ए आपका सिस्टम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ए पे कौन कौन सा फोर्स? तो एक ए पे फोर्स रहेगा टेंशन, इज इट करेक्ट? अ टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। एक फोर्स रहेगा एफ, और एक फोर्स कौन सा रहेगा? एम जी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट you are applying the force on A towards left, then what is the tendency of, even if both are in rest, but what is the tendency of sliding of A on B towards left, right? तो इस पे एफएस किधर लगना चाहिए सर? टुवर्ड्स राइट। ये तो प्रैक्टिकली दिख रहा है ना ऐसा कि इसको खींच रहे हैं, राइट? तो इसको खींचने से ये भाई कॉमन स्प्रिंग है, तो इसको आगे का खींचिएगा तो ये इधर जाएगा, राइट? तो क्या इस पे एफएस टुवर्ड्स राइट लगाया जाए? और एक फोर्स रहेगा क्या? N1, राइट? क्या हम लोग यहाँ पे N1 इक्वल टू mg बोल सकते हैं? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बिकॉज इक्विलिब्रियम में तो ऑलरेडी है।
और यहाँ पे क्या हम लोग एक इक्वेशन तो ये हो गया, क्या बोल सकते हैं राइट वर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स, बिकॉज रेस्ट में है राइट, अकॉर्डिंग टू पार्ट 1। तो T प्लस एफ एस डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू एफ लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम? तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एफ माइनस टी, इज इट करेक्ट? ओके, नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी पे कौन कौन सा फोर्स? तो सर एक तो रहेगा N1 और एक रहेगा N2, करेक्ट? और एक रहेगा Mg, एक रहेगा T। और कोई फोर्स देखिए तो सर एक Fs भी तो रहेगा, करेक्ट हो गया ना? चलिए यहाँ पे Fs इक्वल टू T बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम में है, दैट्स वाई Fs इक्वल टू व्हाट, T। और बाकी में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, N2 तो पूछा नहीं गया है, तो इस सब के लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है, राइट? यहाँ तक क्लियर ना, किसी को प्रॉब्लम? यहाँ से क्या इस Fs का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते, T इक्वल टू क्या यहाँ पे Fs पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, Fs इक्वल टू एफ माइनस एफ एस, मतलब Fs इक्वल टू एफ बाई टू, ये करेक्ट? And now most important formula is what? Fs should be less than equal to Fs max. Is it correct? What is the value of Fs max? तो Fs max के लिए कौन सा N2 लेंगे या N1 लेंगे? सर N1 लेना चाहिए, राइट? और Fs का बदले f बाई टू लेस देन इक्वल टू म्यू, और N1 का वैल्यू कितना, स्मॉल m इंटू जी, देन इम्प्लाई f शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 म्यू एम जी। इज इट करेक्ट? इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन ब्लॉक ए, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। वो मैक्सिमम फोर्स क्या है, 2 म्यू एम जी फॉर नॉट स्लाइडिंग, राइट? पहला पार्ट देखिए तो आंसर आया। करेक्ट ना? किसी को यहाँ तक डाउट? फिर सेकंड पार्ट में आते हैं, देख लीजिए सही से, नोट डाउन कर लीजिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। बट दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर नॉट स्लाइडिंग, नाउ दिस बिकम्स मिनिमम फोर्स फॉर स्लाइडिंग, राइट? देखिए मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा कि जितना भी डाउट है, चाहे केमिस्ट्री का किसी भी पार्ट में जो आपसे असाइनमेंट मंगवा रहा हूँ, सब कभी ना कभी सॉल्व करूँगा। बट बाद में आपको दिसंबर वगैरह में मुझसे इतना टाइम लीजिएगा तो मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, ना आपके पास टाइम रहेगा ना मेरे पास टाइम रहेगा। तो जितना मेरा एडवांटेज लेना है, मुझसे हेल्प लेना है एज ए टीचर, अभी आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। हो गया ना? इसको इस बात को नोट करके रखेंगे।
चलिए अब क्या होगा, अब इसका जितना फोर्स पार्ट 1 में आया उसका जस्ट डबल कर दीजिएगा तो पक्का स्लाइड करेगा ही करेगा, राइट। अब उस केस में क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस, बट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस, बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो अगर नहीं बोला गया है तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ओके वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, मतलब ये तो श्योर है ना कि अब इस स्लाइड करेगा और स्लाइड करेगा, इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। इमेजिन कीजिए, तो थोड़ा डायग्राम बनाइए। इसको ग्राउंड से भी अगर काम करते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोचिए, ग्राउंड से देखते हैं तो नहीं लगता कि दोनों कनेक्टेड है सेम स्ट्रिंग से। और ग्राउंड्स के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको देखना चाहते हैं और ग्राउंड से देखेंगे तो इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ऑलरेडी आपका फ्रेम इनर्शियल है। ऐसे अगर आप बी पे बैठकर देखेंगे ए को, तो ए के लिए बी नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया है, राइट। बट सीडो फोर्स लगाना है या नहीं लगाना है, इज इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ द सिस्टम या इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि सॉल्व हम लोग को करना है, राइट। हम लोग क्या सिस्टम के फ्रेम को इनर्शियल बनाते थे या ऑब्जर्वर के फ्रेम को, मतलब हम लोग मुझे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है एक करना है, राइट। अगर मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ग्राउंड से देखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो कि सर ग्राउंड से आप क्यों देखना चाह रहे हैं, तो इसमें एक आसानी बात हो जाएगा, आसान सा बात, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ए का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर बी 1 मीटर आगे जाएगा तो ए को, यस बिल्कुल, कितना देर पहले कट हुआ था, अच्छा 5 सेकेंड है तो कुछ भी 5 सेकेंड के लिए आप मिला लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने ये बोला कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से अगर देख रहे हैं तो ग्राउंड से अगर आप इसको, अगर बी 1 मीटर राइट गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यह स्ट्रिंग कितना लूज होगा, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर ही तो लेफ्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों इस स्ट्रिंग को टाइट रहना है। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और बी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, राइट। लेकिन डायरेक्शन सर जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट। चलिए, तो वी आर ऑब्जर्विंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। और अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने के बाद, ग्राउंड से ऑब्जर्व करने का मतलब है कि ऑलरेडी मेरा फ्रेम इनर्शियल है, तो सीडो फोर्स नहीं लगाने का रिक्वायरमेंट है, इज करेक्ट। और इस केस में मुझे एफ का वैल्यू अब पता है। अब यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना लेना है, अब जो एफ यहाँ पे रहेगा सेकेंड पार्ट के लिए 2 म्यू एम जी और 4 म्यू एम जी, यस। और कौन सा फोर्स, एम जी, राइट। और कौन सा फोर्स, टेंशन, करेक्ट। नाउ यू टेल मी, ए पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ए बी पे स्लाइड करेगा, राइट। बिना स्लाइड के हो तो मोशन होगा नहीं। तो ए का मोशन बी के रेस्पेक्ट में किधर है, ए का मोशन बी के रेस्पेक्ट में टुवार्ड्स लेफ्ट है, तो नहीं लगता है कि इस पे एफ के टुवार्ड्स राइट रहेगा। देखिए मेरा सही है, ए का मोशन बी के रेस्पेक्ट में टुवार्ड्स राइट रहेगा, राइट, सॉरी टुवार्ड्स लेफ्ट रहेगा। तो इसे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हम लोग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए
इन दोनों का रिलेटिव स्लाइडिंग देखते हैं, फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए वी ए इक्वल टू कुछ तो लिखेंगे, वी ए इंटू माइनस आई। अब ए मैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। अब वी वी इक्वल टू वी वी इंटू प्लस आई। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी वी। ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस आई माइनस वी वी आई। तो क्या हो गया सर, वी ए प्लस वी वी माइनस आई, राइट। इसका मतलब है कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो बी रेस्ट में आ गया, तो बी जिसका वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको पहले पहले रेस्ट में कर दीजिए। तो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में टुवार्ड्स राइट है या टुवार्ड्स लेफ्ट है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको यही सिखाया है कि मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं देखते हैं, उसके सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन देखते हैं, राइट। इसलिए मुझे ये निकाल कर आपको प्रूव करना पड़ा। देखिए इसका मोशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब टुवार्ड्स लेफ्ट है, ओके। दैट्स व्हाई इस पे एक्स के किधर रहेगा, टुवार्ड्स राइट रहेगा। इज इट करेक्ट? ओके। सारे फोर्स को, एक और फोर्स रहेगा ना, इसको N1 बोलते हैं, सारे फोर्स को टुवार्ड्स लेफ्ट में रिजॉल्व कर लीजिए। तो F माइनस टी माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए, कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवार्ड इन एनी डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो सारे फोर्स को अगर टुवार्ड्स, लेकिन जहाँ से मैं फोर्स का फ्री, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हूँ वो मेरा है ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन दिया हुआ है, राइट। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा, बजाय दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इस टाइप का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कॉन्स्टेंट अंडर द हेडिंग कॉन्स्टेंट मोशन, राइट। चलिए हाउ मेनी अननोन, सर दो अननोन, टी और ए। एफ के तो पता ही है ना, एफ के इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू N1, राइट। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। ये तो हम लोग को निकल जाएगा। अब अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी अगर ड्रॉ करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही, तो बी पे कौन कौन सा फोर्स बता सकते हैं। तो सर बी पे तो एक रहेगा N1, राइट, और बी पे एफ के किधर रहेगा, लेफ्ट, और टेंशन राइट, और कोई फोर्स एम जी, राइट, और एक फोर्स N2। हालांकि N2 और एम जी का यहाँ पे कोई काम नहीं है मेरा, लेकिन एम जी का तो काम रहे, एम का सिर्फ एम जी का काम नहीं है बट एम का काम रहेगा। अब इसका एक्सेशन है टुवार्ड्स राइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सारे फोर्स को टुवार्ड्स राइट रिजॉल्व कर देते हैं। क्या लिखेंगे, टी माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए। इज इट करेक्ट? ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा सर, टी और टी कैंसिल आउट, राइट। एफ माइनस टू एफ के इक्वल टू व्हाट, एम प्लस एम इंटू ए, राइट। देन ए इक्वल टू एफ माइनस 2। इज इट करेक्ट? मैं डायरेक्टली एफ के का वैल्यू पुट कर दिया। आप लोग मुझे पकड़ पाए कि मैंने एफ के बदले म्यू एम जी डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि N1 का वैल्यू एम जी है, राइट। यहां से बोल सकते हैं ना N1 इक्वल टू एम जी।
चलिए, और एफ का वैल्यू कितना था सर 4 म्यू एम जी, राइट, माइनस 2 म्यू एम जी और डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए का वैल्यू 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, इज इट करेक्ट? यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, नोट कर लीजिए। आप लोग तो सब अटेंडेंस लगा ही लिए होंगे मोटा मोटी, लगा लीजिए। हालांकि डाउट क्लास का कोई अटेंडेंस का मतलब नहीं है, क्योंकि डाउट क्लास में मेरे फोर्स करने पे थोड़े मुझसे डाउट पूछने आइएगा कि और डाउट पूछ लो मुझसे। डाउट तो अपना है ना, इंटरेस्ट। अब जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, या तो उनके पास एक भी ना अटेम्प्ट किए हैं, नहीं तो शायद एक भी डाउट नहीं है। जैसे आप लोग बोले कि सर 15 से लेकर 31 तक मेरा सारा डाउट है, तो देखिए मैं 15 से लेकर 31 तक एक एक क्वेश्चन के थ्रू जा रहा हूँ। हो जाएगा तो बोलिएगा, इसको हटाएंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आता फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वी, तो सर रिलेटिव मोशन का यूज कर लेते हैं, राइट? क्या लिख सकते हैं इतना? देखिए तो मैंने सही लिखा, विथ प्रॉपर डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस है तो कितना हो जाता सर, -2ai हो जाएगा, राइट? या इतना काम करने के बाद फिर से अगर मैं एक एक्शन बी के रेस्पेक्ट पूछूंगा तो क्या बी पे फिर बैठ कर क्या दोबारा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप सॉल्व थोड़ा सीडो फोर्थ लगाते हैं, थोड़ा फील लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। नॉट लाइक दैट। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल अगर निकाल लिए हैं, तो अगर एक्सेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो रिलेटिव मोशन भी तो इसी दिन निकले पड़े थे, ऐसे लगा सकते हैं। बट वहाँ पे डायरेक्शन का प्रॉपर ख्याल रखिएगा, करेक्ट? हो गया? 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, सब लोग पढ़ लीजिए। सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर विच इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन a लेस देन g, रिपीट पार्ट ए एंड बी। ओके, आप लोग बोल सकते हैं सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा?
चलिए अब यहाँ पे ए और बी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर अब हम लोग लिफ्ट में, ये मेरा लिफ्ट है एंड लिफ्ट इज गोइंग डाउन, तो अब क्वेश्चन है कि आप कहाँ पे से रखकर काम करना चाहते हैं। इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तब हम लोग को यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। हम लोग एक चांस ले रहे हैं कि वी आर वर्किंग फ्रॉम लिफ्ट, करेक्ट। अगर लिफ्ट में रहकर भी अगर मैंने काम कर दिया तो एक्चुअली उन्होंने बोला है क्या, ऑब्वियसली जब यहाँ पे पूरा लिफ्ट ही नीचे आ रहा है तब तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका मोशन रहेगा ही रहेगा, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक वर्टिकल मोशन एक्सेशन तो रहेगा, एक्सेशन ए, राइट। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने इस बात को बोला कि रिपीट करना है क्वेश्चन ए को, ए और बी के 24 के पार्ट ए और पार्ट बी को, इसका मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये अगर इक्विलिब्रियम में हो, रेस्ट में हो, राइट। जहाँ तक मुझे सेंस आ रहा है कि पार्ट जैसे पहले ग्राउंड पे रखा हुआ था तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए और बी फर्स्ट पार्ट के लिए रेस्ट में था। अब अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट में है और लिफ्ट इज गोइंग डाउन, और उसके रेस्पेक्ट में अगर ए और बी एक दूसरे पर अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, बात तो ही है ना। जैसे 24 का पार्ट ए में तो यही बोला गया है कि ए और बी के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, तो उसी बात को लिफ्ट में रहकर रिपीट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर काम करते हैं और ए का एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम, बोलिए कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो सर अब आप लिफ्ट में हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग को एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जिस फ्रेम का यस जस्ट अपोजिट मास इनटू दिस, करेक्ट ना। N1 एम, वही डिटो सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस N1 पे फर्क पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पे F, बट लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मुझे काम करना है, बट ए और बी के बीच में मोशन नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है। तो क्या हम लोग राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स लिख सकते हैं। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है तो T इक्वल सॉरी और इस पे एफ एस किधर लगेगा, इज इट करेक्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, ओके। तो T प्लस एफ एस इक्वल टू एफ, ए हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और N1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सर N1 इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा mg माइनस एम ए, इज इट करेक्ट, mg माइनस स्यूडो फोर्स, राइट। एक बार देख लीजिए तो मुझे करेक्ट कीजिए अगर सही लिखा हूँ तो, ठीक है ना। ओके यहाँ तक आ जाइए। और अब B का फ्री बॉडी डायग्राम, बट वी आर ऑब्जर्विंग विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। B पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इधर, टेंशन इधर, N1 इधर, बट B का भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नहीं था कि इस पर भी एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब B का स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, इज इट करेक्ट, देखिए तो मैंने जो लिखा m इंटू ए, कैपिटल M इंटू ए, मास इसका और एक्सेशन फ्रेम का और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। यहाँ तक आ जाइए। हो गया।
चलिए अब राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स कर देते हैं। तो T इक्वल टू एफ एस, T का वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बट ये जो हम लोग काम कर रहे हैं लिफ्ट में रह कर, क्योंकि यही क्वेश्चन का डिमांड था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, एफ एस प्लस एफ एस इक्वल टू एफ, मतलब एफ एस इक्वल टू एफ बाई टू। सर डिटो वही है राइट, तो एफ एस इक्वल क्या आ गया एफ बाई टू, और उसके बाद एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स राइट, मतलब एफ बाई टू शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स कितना, म्यू इंटू एन वन, एन वन कितना है एम जी माइनस एम को कॉमन लेते हैं जी माइनस ए, मतलब एफ इक्वल लेस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी माइनस ए, यही तो आंसर होना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर नॉट स्लाइडिंग व्हेन वी आर वर्किंग फ्रॉम द लिफ्ट राइट। देख लें तो एक बार क्या सही है क्या। इसका मतलब ऐसा हो गया कि सर ये डिटो वही प्रॉब्लम था, बस यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो गया, जिसका नाम जीडस दे दीजिए जी माइनस ए, हाँ या ना। ऐसा लग रहा है मानो ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होकर जी न रह के जीडस हो गया, बाकी तो वही था। तो क्या सेकेंड पार्ट में नहीं था कि सेकेंड पार्ट का भी मोटा मोटी वही रहेगा, जहाँ पे जी है वहाँ पे जी माइनस ए कर दीजिए। अब बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है, जहाँ पे जी है सेकेंड पार्ट में वहाँ पे जी के बदले क्या कर दिए जी माइनस ए, देखिए तो आंसर आता है। ठीक है, तो क्या सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है या सॉल्व हो गया। बट सेकेंड पार्ट का जो आंसर है इट इज़ वेरी नहीं, अभी इसमें सीखिए मुझसे, सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो है एक्सेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इज इट करेक्ट। अब अगर सेकेंड पार्ट का इसको हटाएं, अगर से अब इसी क्वेश्चन में 25 में ही अगर पूछा जाता 25 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपने जो निकाला है एक्सेलरेशन और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाला है, इज इट करेक्ट। आपको नहीं था कि यहाँ पे ए और ग्राउंड के बीच में लिफ्ट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अब प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, A1 माइनस आई, और लिफ्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A माइनस जे, इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट लाइक दिस। देखते मैंने सही बोला। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड से ब्लॉक ए को देखेगा, जो ग्राउंड से देखेगा ब्लॉक ए को, उसको ब्लॉक नीचे आते हुए नजर आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हुए नजर आएगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आएगा एक्सेलरेशन, थर्ड क्वाड्रेंट में राइट, दोनों का रिजल्टेड ना। तो ग्राउंड समझे मैंने क्या बोला, ओके। तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बोलिए क्या सर, सिलेबस तो आगे जा ही रहा है, बट ऐसा सीक्वेंस बैठ गया कि पीछे का भी नहीं भूल रहे हैं। आगे पढ़ रहे हैं, कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, पर 2-4 प्रॉब्लम हम लोग फ्रिक्शन का भी बना रहे हैं। तो नहीं तक 2-4-5 प्रॉब्लम फ्रिक्शन का बनाते हुए तो फ्रिक्शन भी एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जा रहा है। ये चीज़ मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि लाइव हूँ और रिकॉर्डिंग हो रहा है। इस चीज़ को मैं देखा हूँ किसी बड़े कोचिंग का DPP का फॉर्मेट, वो लोग DPP में डेली प्रैक्टिस जो पेपर होता है उसमें वही करते हैं। आगे जो कंटिन्यू टॉपिक चलता रहता है उसका कुछ 2-4-5 प्रॉब्लम रखते हैं, अब पीछे का भी 2-4-5 प्रॉब्लम रखते हैं, ताकि पीछे बच्चा भूले नहीं और आगे कंटिन्यू करते रहे। तो हम लोग का लक ऐसा बना कि हम लोग को ऐसा नहीं करते हुए खुद से ही ऐसा हो गया कि आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का रिवीजन भी चल रहा है राइट, थ्रू द प्रॉब्लम डिस्कशन।
चलिए हो गया। इसको हटाता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। अब तो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगेगा बनाने में आपको, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, कंसीडर द सिचुएशन सॉल्व इन फिगर। सपोज या स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जानबूझ का स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं दैट्स बाय कि ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो, राइट। A small electric field in vertical direction, upward direction and upper block carry a positive charge Q। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q रख दिया गया है। The friction coefficient between the block is mu, but the floor is smooth. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium? बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बोले कैसे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में जो काम स्यूडो फोर्स कर रहा है ना, वही काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर एक आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आपको बताए थे ना एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, याद है। एक फार्मूला डिराइव किए थे, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट। अगर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है तो ई का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन सेम रहेगा। नींद नहीं लेना है अभी, जब तक क्लास खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा फ्रेश रहिए। ये भी नहीं सोचना है कि आप ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं दुनिया में। चलिए, जितना देर आप लोग पढ़ते हैं उतना देर मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा आज की डेट में भी सुबह से शाम तक। एक आप फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स लगेगा सर। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, राइट, क्यू इंटू ए, ये करेक्ट। एक टेंशन और एक एफ, सब लोग सुन पा रहे हैं। फ्रिक्शन किधर हो तो गया, और एक इसका ए का था ना। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम, टी, एक तो ए भी तो रहेगा N1 और एक M1G MG, एक क्या रहेगा सर FS N1 MG N2। ओके, फ्रॉम B T इक्वल टू FS, इक्वेशन फर्स्ट, और फ्रॉम A F इक्वल टू, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से एफ एस इक्वल टू क्या, F/2 मिल जाएगा। सर डिटो तो वही बात है ना, वही बात है, लेकिन N1 पे फर्क पड़ जाएगा। N1 कितना हो जाएगा, mg माइनस क्यू, राइट। लेकिन उन्होंने एक्चुअली में थोड़ा स्मार्टली बोला कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उनका बोलने का सेंस है कि इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कि ए वैल्यू बड़ा हो जाए और एम जी छोटा हो जाए और कॉन्टैक्ट लूज कर जाए। तो इस बात के लिए उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेस दिया।
क्या स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट। दैट्स व्हाई इसके बीच का कॉन्टेक्ट बना रहा है ए और बी का, करेक्ट। तो अब यहाँ पे एफ शुड बी लेस देन एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स। और एफ एस का वैल्यू कितना था, एफ वाई टू लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स कितना, म्यू एम जी माइनस क्यू वी। देन एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 म्यू, बिल्कुल डिट्टो वही था स्टूडेंट, बस फॉर्मेट अलग कर दिया गया। तो ये तो मैक्सिमम फोर्स यही होना चाहिए फॉर नॉट स्लाइडिंग, 2 म्यू एम जी माइनस क्यू। तो फर्स्ट पार्ट का क्या सेकंड पार्ट आपसे बन जाएगा, ये सेकंड पार्ट इसमें है ही नहीं। तो 26 का तो यही होना चाहिए, देखिए तो क्या है, यही तो है। ट्वेंटी सेवन से लेकर 31 तक नेक्स्ट क्लास सॉल्व करूँगा, वो लास्ट फ्रैक्शन क्लास रहेगा। और वो 27 से लेकर 31 तक के लिए नेक्स्ट फ्राइडे का वेट नहीं करूँगा, कभी भी मैं 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्लास लगा दूँगा इस वीक में। जिनको ज्वाइन करना रहेगा ज्वाइन करेंगे, नहीं ज्वाइन करना रहेगा कोई बात नहीं है, होगा। रात में 12 बजे लगाएंगे शुभांकर, 11 से 12 के बीच में कभी भी, या 10 से लेकर 12 के बीच में, एक के बीच में, वर्किंग डे में, ऑप्शनल लिख के। मेडिकल वाले अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं 4 प्रॉब्लम के, तो उनका कोई लॉस नहीं होगा, राइट। और यहीं वाले जो नहीं ज्वाइन करते हैं तो बी सपोज दैट उनसे बन गया। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।